केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैव अणु चैप्टर। यह केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में इस चैप्टर में से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इस चैप्टर की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जैव अणु कहते किसे हैं। जैव अणु क्या है? तो जैव अणु जीवन के लिए आवश्यक अणु, जीवधारियों में जीवन के लिए आवश्यक अणुओं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। अब जीवन के लिए आवश्यक अणु कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और क्या है? विटामिन है, और क्या है? प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अणु है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं जैव अणु। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? उच्च अणुभार वाले वे कार्बन के होंगे जो जैव क्रियाओं में भाग लेते हैं। अब जैव क्रिया क्या होती है? जैव क्रिया हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, अब हमने खाना खाया तो खाने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, खाने से हमारा शरीर पुष्ट होता है। तो क्या केवल खाना खाने से ही हमारे शरीर में पूरी एनर्जी मिल जाती है? नहीं, खाने का विघटन किया जाता है, खाने को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और जिस अंग के लिए जो पदार्थ आवश्यक होता है खाने में से वो पदार्थ निकालकर उस अंग तक पहुंचाया जाता है। और ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम जैव क्रिया कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शरीर के अंदर स्वतः ही होने वाली क्रियाएं हैं। तो जैव अणु क्या हुए? उच्च अणुभार वाले वे कार्बन के यौगिक जो जैव क्रिया में भाग लेते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सभी क्या है? जैव अणु है। अब इसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में वर्णन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं कार्बन, कार्बो माने कार्बन और हाइड्रेट्स माने होता है जल, H2O। यानी कार्बन को जल में घोलने से जो यौगिक मिलते हैं, कार्बन को यदि हम जल में घोलें और उससे जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स की पुरानी अवधारणा थी। क्यों भाई? कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है? कार्बो माने होता है कार्बन, हाइड्रेट्स होता है H2O, जल से ही तो कहते हैं। तो कार्बन को अगर हम जल में घोलें तो उससे प्राप्त जो यौगिक होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स को देखा जाए तो इसका सामान्य सूत्र क्या हुआ? कार्बन को सीधे प्रदर्शित करते हैं, और इसमें कितने भी अणु हो सकते हैं कार्बन के, और H2O के अणु होंगे। हमने कार्बन के X मान लिया, H2O के Y मान लिया। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का अणुसूत्र बताया पुरानी अवधारणा के अनुसार। पुरानी अवधारणा के अनुसार हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या है? CX है, H2O का होल Y है। यानी इस सूत्र पर आधारित जो भी कार्बन के यौगिक होंगे उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स की पुरानी अवधारणा है, लेकिन ये अवधारणा फेल हो गई। ये अवधारणा फेल क्यों हो गई? क्योंकि यदि हम देखें कि CX है और H2O Y है, या इसे हम लिख सकते हैं CX H2YOY, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। इससे संबंधित, इस सूत्र से संबंधित यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यदि हम बात करें फार्मल्डिहाइड की, HCHO, ये क्या है? फार्मल्डिहाइड है। ये क्या है? फार्मल्डिहाइड है। अब इस फार्मल्डिहाइड को देखें तो इसमें क्या हो रहा है? C 1 है, H कितने? 2 है, O कितना? 1 है। यानी ये CH2O, C1 H2O 1 हुआ या नहीं हुआ? ये फॉर्मूला प्रदर्शित हुआ इससे कि नहीं हुआ? लेकिन ये फॉर्मूला H2O जो HCHO है, फार्मल्डिहाइड है, वो CXH2O को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। दूसरी बात, हम बात करें CH3COOH, एसिटिक अम्ल की बात करें। यदि एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसे देखें, C 2 हो गए, H कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए, O कितने हो गए? 2। यानी हम लिख सकते हैं C2H2O का होल ट्वाइस नहीं लिख सकते इसे, इसको भी हम C2H2O का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला यही बन गया है, नहीं बन गया? लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है? ये तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो ये फॉर्मूला प्रदर्शित नहीं कर रहा कार्बोहाइड्रेट्स को, इसलिए ये अवधारणा क्या हो गई? फेल हो गई। एक और उदाहरण दूं मैं। एक उदाहरण है रैमनोज। क्या है? एक उदाहरण रैमनोज, और रैमनोज होता है C6H12O5, ये रैमनोज है। इस रैमनोज को अगर हम देखें तो क्या ये CXH2OY को प्रदर्शित कर रहा है? क्यों? यहाँ तो कार्बन के तो 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 5 हैं, तो 5 दूनी 10 होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये तो 12 हैं। तो ये इस फॉर्मूला को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये इस फॉर्मूला को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स है।
ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब देखो एक और है रेमनोहेक्सोज, एक है रेमनोहेक्सोज C7H14O6। अब इसको देखें तो ये भी 6 दूनी 12 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 14 है भाई, H दूने ही तो है, H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन से H दूने है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना 6 दूनी 12 होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन है कितने 14। तो ये भी तो H2OY और CX को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो पुरानी जो अवधारणा थी कार्बोहाइड्रेट्स की, क्या कि कार्बन के हाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अर्थात कार्बन को यदि हम जल में घोलें तो उससे प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। या पुरानी अवधारणा क्या लिख सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो CXH2OY का पालन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन ये अवधारणा क्या हो गई, असफल हो गई, ये अवधारणा क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों हो गई, कारण मैंने बताया, फॉर्मल्डिहाइड है, इस सूत्र का प्रदर्शित कर रहा है, इस सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक अम्ल है, इस सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन हमारा रेमनोज है, इस सूत्र को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। हमारा रेमनोहेक्सोज है, इस सूत्र को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की जो ये अवधारणा आती है, क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। अब आधुनिक अवधारणा देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की आधुनिक अवधारणा क्या है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स देखें, हम एक बात ध्यान देखें, हमारा ग्लूकोज है, जैसे आपको मालूम है ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है। दोनों का सूत्र क्या है, C6H12O6, इसका भी क्या है, C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर इनका अणुसूत्र बनाया जाए तो CHO, CH2OH, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर देखें CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। देखिए इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों को अगर देखें हम तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें तो देखिए ये एल्डिहाइड समूह है और इसमें क्या है, कीटोन समूह है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन समूह के साथ साथ इसमें देखिए कितने OH समूह हैं, इसमें भी देखिए कितने OH समूह हैं, 5 OH समूह इसमें है, 5 OH समूह इसमें है। तो इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स की जो आधुनिक परिभाषा दी गई वो क्या है, इसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या है ये, पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, पॉली मतलब एक से अधिक, बहुत ज्यादा संख्या में, उन्हें पॉली कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी है या नहीं है, तो हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड CHO समूह या वो कीटोन CO समूह। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कोई भी डेफिनेशन दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। या तो ऐसे कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी युक्त एल्डिहाइड या कीटोन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ एल्डिहाइड व कीटोन समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई एक हो दोनों में से, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की, कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पहले होता है जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर ये क्या होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोनोसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। अब मोनो किसे कहते हैं, आपको मालूम है, मोनो कहते हैं एक से, मोनो क्या कहते हैं, मोनो कहलाता है एक। अब मोनोसैकेराइड की अगर हम डेफिनेशन देखें
तो मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन होगी कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन करने पर और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूट पाते हैं, यानी जल अपघटन करने पर और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूट पाते हैं। या टूटते हैं लिख दो, टूटते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, ग्लूकोज है और क्या है, फ्रक्टोज है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब पॉलीसैकेराइड क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन लिखेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात एक निश्चित संख्या में, ऐसे लिख देते हैं, चलो, एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं। और निश्चित संख्या क्या होती है, निश्चित संख्या होती है 2 से 10। निश्चित संख्या क्या होती है, 2 से 10, यानी 2 दे सकते हैं और अधिक से अधिक 10 दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। यानी जल अपघटन के पश्चात और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटे, वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड। और वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। अब इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन इसको हमने कई भागों में बांटा है। क्या होगा, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड हो जाएगा, और ट्राइसैकेराइड और एक हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। अब देखिए डाइसैकेराइड क्या कहेंगे हम, डाइसैकेराइड क्या है, जल अपघटन के पश्चात वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 2 मोनोसैकेराइड देंगे, 2 डाई आ रहा, डाई माने 2 मोनोसैकेराइड दें, वो क्या कहलाएंगे, डाइसैकेराइड कहलाएंगे। यानी 2 मोनोसैकेराइड दें। अब इसका उदाहरण देखें हम, देखो इसका उदाहरण देखें हम, सुक्रोज, अरे ये क्या डाल दिया, इसका उदाहरण क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, ये हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला। अब इसका हम करें जल अपघटन, क्या करें, जल अपघटन, जल मिला करके इसका अपघटन करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, एक तो C6H12O6 देगा और एक C6H12O6 देगा, यानी ये ग्लूकोज दे देगा और क्या दे देगा, फ्रक्टोज दे देगा। बताइए 2 मोनोसैकेराइड दिए या नहीं दिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, और इसका क्या है, डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, जल अपघटन के पश्चात 2 मोनोसैकेराइड दे। तो बताइए ये सुक्रोज है, इसका हमने जल अपघटन किया, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज दिए या नहीं दिए, तो जो 2 मोनोसैकेराइड दे जल अपघटन के पश्चात उन्हें कहते हैं डाइसैकेराइड। दूसरा बात, दूसरी देखिए क्या है, ट्राई, ये क्या है, ट्राइसैकेराइड। अब ट्राइसैकेराइड किसे कहते हैं, जल अपघटन के पश्चात 3 मोनोसैकेराइड दें। ट्राई का मतलब क्या है, 3 मोनोसैकेराइड देंगे। अगर 3 मोनोसैकेराइड दें, रेफिनोज है C18H32O16, ये क्या है, रेफिनोज है, ये क्या है, रेफिनोज। अब रेफिनोज का अगर हम जल अपघटन करें तो क्या होगा बेटा, ये देगा 3C6H12O6, ग्लूकोज के अणु बनाएगा ये 3। बताइए एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 दे, ट्राई माने 3, जल अपघटन के पश्चात 3 मोनोसैकेराइड दे, उन्हें हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड। तो बताइए 3 ग्लूकोज के अणु दे दिए, एक ने जल अपघटन के पश्चात, जब 3 दे दिए थे तो ये क्या हो गया, ट्राइसैकेराइड हुआ या नहीं हुआ। आगे की बात करते हैं पॉलीसैकेराइड, क्या बात करेंगे हम, पॉलीसैकेराइड। देखिए ये पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, पॉली माने कई, तो जो जल अपघटन के पश्चात कई
मोनोसैकेराइड देंगे। और कई का मतलब होता है, देखिए मैं बात करूं यहां पर स्टार्च की, C6H10O5 का होलेन, ये स्टार्च है। और इसमें N जल के अणु अगर देंगे हम, क्या लेंगे, जल के अणु N, तो ये क्या बनाएगा, NC6H12O6 बनाएगा, ग्लूकोज देगा। यहां N बराबर कितना है, N N बराबर 100 से लेकर के 3000 तक है। N की संख्या कितनी है यहाँ, 100 से लेकर के 3000 तक। बताइए बहुत सारी संख्या, 100 भी हो सकते हैं, 2 से भी हो सकते हैं, 150 से भी हो सकते हैं, 3000 तक कितने भी मोनोसैकेराइड हमें प्राप्त हो सकते हैं एक अणु से। तो वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात अनेक संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। अब ये तो थी जल अपघटन के आधार पर। अब बात करते हैं हम अब देखते हैं स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। बेटा शर्करा किसे कहते हैं, देखिए शर्करा अशर्करा दोनों को बता रहा हूं, दोनों को बता रहा हूं। शर्करा क्या है, स्वाद में मीठे होते हैं, क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। जब ये स्वाद में मीठे होते हैं तो ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। दोनों ही रंगहीन होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। और ये क्या हो, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ये क्या होते हैं, जल में अवलय होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ही होंगे। आपको मालूम है ग्लूकोज मीठा होता है, फ्रक्टोज भी मीठा होता है। एक सुक्रोज लिख सकते हैं आप, लेकिन इसमें क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, ये क्या होती है, अशर्करा होती हैं। अब डेफिनेशन हम क्या देंगे, शर्करा अशर्करा की डेफिनेशन क्या देंगे, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठे होते हैं शर्करा कहलाते हैं, परंतु जल में विलय होते हैं और रंगहीन अक्रिस्टलीय, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे दे देंगे, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, रंगीन और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तथा जल में विलय होते हैं, क्या कहलाते हैं, शर्करा कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, रंगीन होते हैं परंतु अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं तथा जल में अवलय होते हैं, क्या कहलाते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज है, इसका स्टार्च और सेलुलोज है, ये शर्करा है, ये अशर्करा है। अब तीसरा देखते हैं, अब देखते हैं अपचयन व्यवहार के आधार पर, अपचयन व्यवहार के आधार पर। अपचयन व्यवहार के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा और अनपचायक शर्करा, अनपचायक शर्करा। देखिए अपचायक शर्करा क्या कहेंगे, अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होगा, वे कार्बोहाइड्रेट्स या वे शर्करा जो टोलेन अभिकर्मक, वह टोलेन अभिकर्मक होता है Ag2O और फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन होता है CuO को अपचयित कर देता, अपचयित कर देता है, कर देते हैं। वे शर्करा या वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस अभिकर्मक व फेलिंग विलियन को अपचयित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अपचाय शर्करा कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम देखेंगे तो वही है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। माल्टोज का होता है C12H22O11। अनपचाय क्या है, टोलेंस अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करते हैं। इनको जो अपचयित कर दे, अपचाय शर्करा, अपचयित नहीं करते हैं किसको, टोलेंस अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करते हैं।
क्या कहलाते हैं? अल्पचायक शर्करा कहलाएंगे। और इसमें क्या होगा भाई? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये अनपचायक शर्कराएं हैं। इन सभी का सूत्र वही होता है C6H10O5 का होल N होता है। इनके जो संरचना सूत्र है वो भिन्न भिन्न होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं। इन दोनों के देखिए अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और अणुसूत्र समान होते हैं इनके लगभग। तो ये अपचयन व्यवहार के आधार पर हमारी क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हो गए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।